अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर फुरकान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि कुछ ही महीनों में जो है वो ब्रीडिंग सीज़न एनिमल्स का शुरू होने वाला है। तो ब्रीडिंग सीज़न में हर फार्मर की ये ख्वाहिश होती है कि उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एनिमल जो हैं वो प्रेग्नेंट हो जाएं और ये एनिमल कम से कम वक्त में जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएं ताकि गर्मियाँ आने से पहले पहले उसका पूरा हर्ड जो है वो कंसीव हो। तो आजकल जो है ब्रीडिंग सीज़न के अंदर एनिमल्स को प्रेग्नेंट करने के लिए, उनके कंसेप्शन रेट को बढ़ाने के लिए और उनको प्रॉपर टाइम पे हीट में लाने के लिए जो है हार्मोन्स का इस्तेमाल जो है बहुत ज़रूरी हो चुका है। अब ये जो हार्मोन्स हैं ये क्या चीज़ होते हैं? हार्मोन्स जो है ये एक किस्म की गदूद है जो कि ग्लैंड्स से जो है वो निकलती है। तो ये खून के अंदर शामिल हो जाती है और खून से ये जो है अपने टारगेट ऑर्गन या जहाँ पर इसने काम करना है, जैसे ओवरी हो गई, यूट्रस हो गई, वहाँ पर जाके पहुँच के जो है वो अपना काम सारा अंजाम देते हैं ये हार्मोन्स। अब इनके मुख्तलिफ़ किस्म के काम है। ओवुलेशन करते हैं कुछ हार्मोन्स यूट्रस की जो है एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। तो इनके मुख्तलिफ़ किस्म के यूजेस हैं, वो हम आगे जो है इसके अंदर वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं और उनके यूजेस जो हैं वो क्या क्या हैं। तो ये तो हार्मोन्स का इंट्रोडक्शन हो गया। अब अक्सर फार्मर ये पूछते हैं कि सर ये जो हार्मोन्स हैं इनकी ज़रूरत क्यों बनती है? क्योंकि पहले तो ये हार्मोन्स नहीं होते थे, एनिमल जो है वो कंसीव भी होते थे और सारा कुछ मसला नहीं होता था कोई भी, लेकिन अब जो है हार्मोन्स का इस्तेमाल इतना ज़रूरी क्यों हो चुका है? इसकी दो वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि आपने देखा होगा कि अगर आज से 50 साल पीछे जाएं तो एनिमल की जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी आजकल है। आलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा जो है वो मिल्क प्रोडक्शन चली गई है एनिमल की। आप ये देखेंगे यूएस हॉल्स्टाइन की जो आजकल एवरेज मिल्क प्रोडक्शन चल रही है वो 13 से 14 हज़ार लीटर्स है एक लैक्टेशन के अंदर। तो इतनी ज़्यादा जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है, इससे हुआ ये है कि एनिमल का जो फीड इंटेक है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। अब एनिमल ड्राई मैटर ज़्यादा खाता है, चारा, सब्ज़ चारा, वंडा वगैरह ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाता है। जब ये ज़्यादा खाता है और ज़्यादा दूध देता है, उससे ये होता है कि जिगर की एक्टिविटी भी बढ़ चुकी है। जब जिगर की एक्टिविटी बढ़ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा खून जो है वो जिगर से गुज़रता है और जो हार्मोन्स की मिकदार है वो खून के अंदर होती है और वो मेंटेन रहती है। लेकिन क्योंकि एनिमल की फीड इंटेक बढ़ी, दूध बढ़ा, जिगर की एक्टिविटी बढ़ी, तो खून की मिकदार भी जिगर से ज़्यादा गुज़री, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन्स जो है वो क्या करता है, जिगर उन्हें जो है तोड़कर जो है वो नाकारा बना देता है। तो उससे क्या होता है कि जो खून के अंदर जो एक लेवल चाहिए हार्मोन्स का जिससे इफ़ेक्ट पैदा होता है, वो लेवल अब अभी बनने लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खून जिगर की तरफ चला जाता है और वो लेवल कम हो जाता है। तो इसलिए जितने भी हार्मोन्स हैं उनका लेवल कम रहने की वजह से ये एनिमल्स में जो है हमें बाहर से हार्मोन इस्तेमाल करने की ज़रूरत जो है वो दरपेश हुई है। इसकी एक दूसरी वजह जो है हार्मोन्स यूज़ करने की, वो है कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनमें जो दूध कम देते हैं, लेकिन उनके अंदर भी कभी कभार हमें हार्मोन्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ जाते हैं। उसकी जो वजह है वो ये है कि अब जो एनिमल्स हैं उनकी ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, जिन एनिमल्स को ऑप्टिमम न्यूट्रिशन नहीं मिलती, अच्छी न्यूट्रिशन नहीं मिलती, उन एनिमल्स में हमें जो है वो हार्मोन्स यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन में एनर्जी होगी, प्रोटीन होगी, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूरत हैं जानवर को कि वो अपने हार्मोन्स बनाए। लेकिन जब ये चीज़ें अच्छी मिकदार में ना मिलें तो एनिमल जो है वो अपने हार्मोन्स नहीं बना पाता, तो उसके हार्मोन्स वैसे ही कम रहते हैं, इसलिए हम उसे बाहर से देते हैं। तो ये दो वजूहात हैं कि पहली वजह में क्या हुआ कि हार्मोन तो ठीक बन रहे हैं लेकिन ब्लड के अंदर मेंटेन नहीं रह रहे क्योंकि एनिमल की प्रोडक्शन ज़्यादा है, फीड इंटेक ज़्यादा है और लीवर की फंक्शनिंग ज़्यादा है। और दूसरा है कि एनिमल को अगर अच्छी न्यूट्रिशन नहीं मिली तब उसके हार्मोन का लेवल डाउन रहता है, तो हम बाहर से हार्मोन्स जो है वो यूज़ करवाते हैं। अब आते हैं अपने हार्मोन्स की तरफ। तो हार्मोन्स में जो पहला हार्मोन है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है वो है GnRH। इसे हम कहते हैं गोनोडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसके जो है सॉल्ट्स होते हैं। इसमें जो है बुसेरेलिन है, बिसेरेलिन है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं। तो इनकी प्रिपरेशन जो है वो आती हैं मार्केट के अंदर। जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं उनमें एक तो ये डेलमेरालिन का इंजेक्शन है।
ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डेलमेरालीन ये GnRH है। इसके अलावा कॉन्सेप्टाल का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। कॉन्सेप्टाल जो है ये इस्तेमाल होता है इसमें, इन GnRH की जगह। इसके अलावा सेरालीन होता है एक, वो भी इस्तेमाल होता है। रिसेप्टाल है, वो भी इस्तेमाल होता है। तो ये होता क्यों है यूज़? इसका जो सबसे पहला इस्तेमाल है वो है कि एनिमल का जो एग है उसको रिलीज़ करवाने के लिए। अब आप AI करते हैं एनिमल की, जब एनिमल हीट में आता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस ऐसे भी होते हैं कि एनिमल हीट में तो आता है लेकिन उसके ओवुलेशन या अंडा खारिज नहीं होता, और अगर अंडा खारिज नहीं होगा तो एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होगा। तो इसीलिए AI से 6 घंटे पहले या कई दफ़ा AI के वक्त जो है ये हार्मोन्स हम जो है GnRH जो है वो यूज़ करते हैं ताकि एनिमल की जो है ओवुलेशन हो जाए या अंडा खारिज हो जाए। इसमें डोजेज़ जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। अगर डेलमेरालीन यूज़ करते हैं तो उसकी 2 ml डोज़ बनती है, और कॉन्सेप्टाल यूज़ करते हैं तो उसकी 2.5 ml डोज़ बनती है। और कई बार अगर हमें इफेक्ट ना आए तो कॉन्सेप्टाल हम 2.5 की जगह 5 भी यूज़ कर लेते हैं इसमें। सेरालीन है, उसकी भी 2 ml डोज़ बनती है, वो भी 4 ml यूज़ हो सकती है अगर इफेक्ट ना आए। इसके अलावा रिसेप्टाल है, उसकी जो है वो 2.5 ml डोज़ बनती है। अच्छा, इसका जो दूसरा यूज़ है वो है कि कुछ एनिमल जिनके अंदर सिस्ट बन जाती है। अब सिस्ट के ऊपर मैंने अलहदा 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, वो 2 वीडियोस भी आप देख सकते हैं कि उनमें भी ये यूज़ होता है, ख़ास तौर पर फॉलिकुलर सिस्ट में। फॉलिकुलर सिस्ट में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें डोज़ डबल करनी पड़ेगी। डेलमेरालीन है तो 2 की जगह 4, कॉन्सेप्टाल है तो 2.5 की जगह 5, रिसेप्टाल भी 2.5 की जगह 5 यूज़ होगा, और सेरालीन 2 की जगह 4 यूज़ करेंगे आप। तो ये उसमें यूज़ होता है सिस्ट के ट्रीटमेंट के लिए, फॉलिकुलर सिस्ट के। जो अगला इसका यूज़ है वो है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। अब काफ़ी सारे जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि फ़िक्स AI करते हैं कि जानवर की हीट नहीं देखते, उसको फ़िक्स कुछ घंटों तक यानी मुख्तलिफ इंजेक्शंस लगा के उससे कुछ घंटों बाद वो AI कर देते हैं। इसे हम ओवरसिंक प्रोटोकॉल कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ कोसिंक है। तो इन प्रोटोकॉल्स के अंदर भी ये यूज़ होता है। कई बार एनिमल को हीट में लाने के लिए प्रोटोकॉल्स के साथ उसमें भी ये यूज़ होता है। तो इसका यूज़ होता है डे 0 पे, यानी जिस दिन प्रोटोकॉल शुरू होता है उस पर भी यूज़ होता है, ताकि वो जो फॉलिकल है, जो ओल्ड फॉलिकल है, वो या तो रिग्रेस कर जाए या उसकी ओवुलेशन हो जाए ताकि नया फॉलिकल बने। और डे 9 पे भी यूज़ होता है ताकि जो फॉलिकल हम लेकर चल रहे हैं, जिसको एनिमल की सिंक्रोनाइजेशन के वक्त उस फॉलिकल की ओवुलेशन हो सके या अंडा खारिज हो सके उसमें से, तो उसमें भी ये यूज़ होता है। इसमें भी डोजेज़ वही सेम ही रहती हैं जो इसकी नॉर्मल डोजेज़ हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ये यूज़ होता है कि अगर आपने एनिमल की AI की है और आपको लगता है कि ये एनिमल प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो रिपीट कर रहा है, एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी हो रही है कि एनिमल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन जो है उसका अमाउंट जो है वो सही नहीं बन रहा, तो उसमें क्या करेंगे आप, डे 9 या डे 11 पे एक जो है ये GnRH लगाएंगे, जैसे कि डेलमेरालीन या कॉन्सेप्टाल। तो उससे क्या होगा कि एक तो उस CL की फंक्शनिंग भी बेहतर हो जाएगी, इसके अलावा जो और फॉलिकल खड़े होंगे उनकी ल्यूटिनाइजेशन होगी और वो भी CL की तरह काम करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन बनाएंगे। तो उससे एनिमल जो कि एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी कर जाता है या जो कि जिसमें प्रेगनेंसी जो है वो अर्ली स्टेजेस के ऊपर ख़त्म हो जाती है, तो उनमें जो यूज़ करेंगे तो उसमें कंसेप्शन रेट भी बढ़ जाएगा और काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये तो हो गया GnRH का यूज़। तो नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है जी, उसको हम PG के नाम से जानते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा कहते हैं हम इसे। तो ये जो हार्मोन है ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म की प्रिपरेशंस में मिलता है, जैसे कि डेल्माजीन हो गया, साइक्लोमेट हो गया, प्रोस्टिनोल हो गया। तो ये जो है ये इनके जो है ट्रेड नेम है इसके, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा के। जो इसका सॉल्ट है वो 2 होते हैं वैसे, एक होता है क्लोप्रोस्टिनोल और एक होता है डिनोप्रोस्ट। तो ये दोनों ही यूज़ होते हैं। तो इसका यूज़ है ये, इसका जो मैक्सिमम यूज़ होता है वो एनिमल को हीट में लाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हर एनिमल इससे हीट में नहीं आता। सिर्फ वो एनिमल हीट में आएगा जिसके ऊपर कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो खड़ा होगा, और वो कॉर्पस ल्यूटियम भी ऐसी स्टेज का होगा कि वो इस इंजेक्शन को रिस्पॉन्ड करे। अगर तो अर्ली स्टेज का कॉर्पस ल्यूटियम होगा तो एनिमल हीट में नहीं आएगा। तो ये इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए किसी वेटनेरियन को या किसी डॉक्टर को जो है वो चेक करवा लें, अल्ट्रासाउंड करवा लें कि एनिमल के ऊपर CL है, फिर इसका इस्तेमाल करें। तो एक तो हो गया ये एनिमल को हीट में लाने के लिए इस्तेमाल हो गया। जो दूसरा काम हो गया सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल्स में, जिस तरह से वो डेलमेरालीन और कॉन्सेप्टाल वगैरह यूज़ होते थे, इसी तरीके ये भी यूज़ होता है। ये डे 7 पे लगता है वो कॉर्पस ल्यूटियम की लाइसिस करवाने के लिए। इससे अगला जो इसका इस्तेमाल है
वो है कि काविंग के दौरान अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि एनिमल की इंड्यूस काविंग करना चाहते हैं कि एनिमल के दिन पूरे हो गए और आप कहते हैं कि भाई कोई मसला है, तो हम चाहते हैं कि बच्चा जो है वो जल्दी ये दे दे, तो काविंग करने के लिए, पार्चुरेशन के लिए जो है ये यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें ये डेक्सा मेथासोन के साथ यूज़ करेंगे आप, तो वो यूज़ करेंगे तो उससे काविंग जो है वो इंड्यूस हो जाएगी। तो इसकी जो डोज़ होती है जो हीट में लाने के लिए वो 2 से 4 ml है। वैसे तो 2 ml यूज़ होती है, तो कई बार जो है वो अगर आपको लगता है कि एफिकेसी नहीं आ रही इसकी, तो 4 ml तक अभी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको डिवाइडेड डोजेस में यूज़ करें तो और ज़्यादा इफेक्ट आता है कि अगर आप एक बार 2 ml लगाएं, फिर 24 घंटे बाद फिर 2 ml लगाएं, तो इसका ज़्यादा इफेक्ट आता है बानिस्बत इसके कि आप इकट्ठा 4 ml लगाएं। तो नेक्स्ट जो इसका यूज़ है वो है जी, अगर हम पार्चुरेशन में यूज़ करेंगे तब आप 4 ml यूज़ करेंगे काविंग करवाने के लिए। अगला जो यूज़ है इसका वो है कि ल्यूटियल सिस्ट के अंदर, जो सिस्ट मैंने आपको बताया था 2 किस्म की होती है, फॉलिकुलर और ल्यूटियल। तो ल्यूटियल सिस्ट के अंदर 4 ml की डोज़ लगाएंगे तो एनिमल जो है वो हीट में आ जाएगा और सिस्ट भी उसकी ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा जो है ये इस्तेमाल होता है इंड्यूस्ड एबॉर्शन के लिए, कि अगर आप एनिमल का एबॉर्शन करवाना चाहते हैं, कोई इशू बन गया है, तो उसके लिए भी आप यूज़ करेंगे। उसके लिए भी आप जो है वो 4 ml ही डोज़ जो है वो यूज़ करेंगे। जो इसका अगला यूज़ है वो है पायोमेट्रा। पायोमेट्रा होता है एक किस्म का इन्फेक्शन होता है एनिमल के अंदर बच्चा देने के बाद, कि उसके अंदर पस इकट्ठी हो जाती है अंदर और कॉर्पस ल्यूटियम खड़ा रहता है, वहाँ टूटता नहीं, एनिमल हीट में नहीं आता, तो पस अंदर इकट्ठी रहती है। तो उस पस को बाहर निकालने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसको 4 ml की डोज़ आप यूज़ करेंगे पायोमेट्रा में, तो वो सीएल ख़त्म हो जाएगा, एनिमल हीट में आएगा तो पस जो है वो बाहर निकलेगी, तो एनिमल जो है वो क्लियर हो जाएगा। जो नेक्स्ट इसका यूज़ है इस तरह का पायोमेट्रा के अलावा और भी जितने भी यूट्राइन इन्फेक्शंस हैं जिसमें आपको लग रहा है कि पस है, इवन सब क्लिनिकल एंड्रोमेट्राइटिस में भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। इसकी डोज़ जो है वो 2 ml आप यूज़ करेंगे, तो बाकी ट्रीटमेंट तो चलेगा जो इन्फेक्शन का है, लेकिन इसके साथ ये होगा कि जो यूट्रस है वो क्लियर हो जाएगी, तो इसका इस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इसे सूने के बाद इस्तेमाल करते हैं कि जानवर जो है उसकी इन्वोल्यूशन या बच्चादानी जो है वो जल्दी वापस आएगी, तो इसमें इसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं देखा गया, तो इसमें जो है वो इस्तेमाल आप ना ही करें तो बेहतर है। अच्छा, तो नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है जी प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो है वो यूज़ होता है, या वैसे नॉर्मल एनिमल में भी कॉर्पस ल्यूटियम से खारिज होता है ताकि प्रेगनेंसी जो है वो एनिमल की मेंटेन रहे। तो कुछ एनिमल्स में ये प्लेसेंटा से भी जो है वो जेर से भी जो है वो रिलीज़ होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जैसे आपको पता है प्रेगनेंसी मेंटेन करेगा, तो कुछ ऐसे एनिमल जिनमें आपको एबॉर्शन का ख़तरा हो या ऐसा लगता हो कि ये एनिमल रिपीट करता है प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से, तो उनमें आप जो है ये प्रोजेस्टेरॉन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एनिमल अबॉर्ट कर चुका है, ब्लड फेंक रहा है, उसका अगर बच्चा अंदर मर चुका है, तो उसमें यूज़ ना करें, क्योंकि वो फिर और मसला होगा, बच्चा अंदर फंस जाएगा तो वो निकलेगा नहीं। तो प्रोजेस्टेरॉन इसके अलावा यूज़ होता है ओवरी को एक्टिवेट करने के लिए, यानी प्रोजेस्टेरॉन जहाँ एनिमल को रोकता है हीट में ना आने के लिए, यानी अगर आप चाहते हैं कि एनिमल हीट में ना यानी प्रेग्नेंट रहे, तो तब प्रोजेस्टेरॉन लगता है। इसका एक और इफ़ेक्ट ये है कि एनिमल को हीट में भी लाता है, इसलिए एक हार्मोन के मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स हैं। तो ऐसे एनिमल जिनकी ओवरें छोटी होती हैं, बॉडी कंडीशन स्कोर कमज़ोर होता है, एनिमल बॉडी कंडीशन स्कोर कम होता है, उन एनिमल्स में जो है प्रोजेस्टेरॉन अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे साइक्लिसिटी हो जाएगी, एनिमल साइक्लिक हो जाएगा, एनिमल हीट में आ जाएगा। वहाँ पर डेल्माजीन वगैरह या GnRH बाकी हार्मोन्स जो हैं वो काम नहीं देंगे। इवन जो हीफर्स होती हैं जो वज़न पूरा कर जाती हैं अपना, लेकिन हीट में नहीं आती, ओवरी चेक करते हैं छोटी होती है, उसके अंदर भी प्रोजेस्टेरॉन लगाएंगे तो उससे एनिमल जो है वो हीट में आ जाएगा। तो इसमें इसके अलावा इसका जो यूज़ है वो सिंक्रोनाइजेशन में यूज़ होता है। जैसे आपको पता है सीडर हो गया, प्रीड हो गया, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, सिंक्रोवर हो गया, तो वीडियो भी जाके देखें। उनमें भी प्रोजेस्टेरॉन ही होता है कि वो क्या करता है कि प्रोजेस्टेरॉन एक तो एनिमल को हीट में भी लाता है और उसकी प्रेग्नेंट होने की जो शरह है, जो उसका प्रेगनेंसी रेट है, उसको भी ये बढ़ा देता है प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल जो है। इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल जिनमें आपको लगता है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी हो रही है प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से, तो उसमें भी आप जो है प्रोजेस्टेरॉन यूज़ कर सकते हैं। इसकी डोज़ ओवरऑल 10 ml रहती है, जहाँ पर आप चाह रहे हैं कि भाई एनिमल जो है वो प्रेगनेंसी मेंटेन रखे और एनिमल में एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी ना हो, वहाँ पर 10 ml यूज़ करते हैं। और सीडर में वैसे ही मुख्तलिफ़ किस्म मुख्तलिफ़ जो है वो ग्राम्स के अंदर प्रोजेस्टेरॉन होती है, तो वो यूज़ होती है।
इसके अलावा अगर आप एनिमल को हीट में लाना चाहते हैं तब आप 10 ml नहीं यूज़ करेंगे, 5 ml एक बार यूज़ करेंगे और 3 दिन बाद दोबारा 5 ml यूज़ करेंगे, 2 बार प्रोजेस्टेरॉन यूज़ करेंगे, तो उससे 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के दरमियान एनिमल जो है वो हीट में आ जाता है जिसकी ओवरी जो है वो साइक्लिक नहीं होती। इसके अलावा एक और प्रोजेस्टेरॉन है, ये तो प्रोजेस्टेरॉन ये नॉर्मल हो गई, इस तरह का मिलता है। एक प्रेगटोन भी आता है, वो भी यूज़ हो सकता है। इसके अलावा एक इंसानों में इस्तेमाल होता है डेपो-प्रोवेरा, उसके अंदर होता है मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, वो जो है लॉन्ग एक्टिंग प्रोजेस्टेरॉन है, ये शॉर्ट एक्टिंग है, ये कम वक्त के लिए 10 से 15 दिन का इनका इफेक्ट होता है। जो वो वाले हैं वो तकरीबन 1 मंथ 2 मंथ इवन 3 मंथ तक भी जाता है। तो वो भी कुछ एनिमल में ऐसे जो कि आपको लगता है कि अबॉर्शन कर देते हैं प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी की वजह से, और वहाँ आप डोज़ मेंटेन नहीं कर पा रहे, लॉन्ग इफेक्ट चाहते हैं, वहाँ आप यूज़ करें। वो तकरीबन कोई 4-5 ml उनकी जो है वो डोज़ बनती है बड़े एनिमल के लिए, तो वो लगा देंगे। लेकिन उसका आप ये देखेंगे कि एनिमल चेक कर लेंगे कि भाई उसमें बच्चा मरा तो नहीं, अगर मरा हुआ है तो और मसला हो जाएगा। और उसको उसमें ये होता है कि आपको हर 15 दिन या 1 महीने बाद एनिमल को चेक करना चाहिए फीटल वायबिलिटी के लिए कि बच्चा ज़िंदा भी है कि नहीं, ये ना अंदर मर गया हो और प्रोजेस्टेरॉन जो है आपने लगा दिया हो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट डेपो-प्रोवेरा लगा दिया और 3 महीने एनिमल हीट में ही नहीं आया और बच्चा अंदर जो है वो ठहरा रहा है, तो उसका ध्यान रखना है आपने। अच्छा, नेक्स्ट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। इस वक्त हमारे पास है नहीं, लेकिन उसके बारे में वैसे मैं आपको बता देता हूँ, और उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की प्रिपरेशन जो हैं वो फील्ड में जो है अवेलेबल है। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो यूज़ होता है कि भाई जो जेर वगैरह फंस जाती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। वैसे जब जेर फंस जाए ना तब इसका इफ़ेक्ट इतना नहीं है, इसको अर्ली स्टेजेस पे लगाना चाहिए। जैसे ही जानवर बच्चा दे, अगर इसे ऑक्सीटोसिन वैसे ही लगा दें तो उसका फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है। फ़ायदा क्या है कि आपने ऑक्सीटोसिन लगाया जानवर को, उसने अगर जेर नहीं फेंकनी होगी तो जेर फेंक देगा। जो दूसरी चीज़ है वो है कि जानवर का मिल्क लेट डाउन हो जाएगा, यानी दूध जो है वो निकाल देगा अगर कोई मसला होगा उसमें। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन लगाने का ये फ़ायदा है कि जानवर का जो बच्चेदानी है वो जल्दी इन्वोलेट करेगी, यानी जल्दी वापस आएगी अपनी साइज़ में। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रैक्टिस बना लें, 4-5 ml की डोज़ जो है वो लगा दिया करें जो जानवर ताज़ा सुआ हो। इसके अलावा यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। अंदर अगर कोई काविंग के दौरान आपको लगता है कि सारा पोजीशन वगैरह हर एक चीज़ ठीक है और एनिमल बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है अगर तो एनिमल कहीं टांग वगैरह फंसी है या एनिमल फंसा हुआ है और तब आप ऑक्सीटोसिन लगाते हैं तो उसमें यूट्रस रप्चर भी हो सकती है, तो इसका ध्यान करना है आपने। मिल्क लेट डाउन के लिए इस्तेमाल होता है, दूध नहीं दे रहा जानवर, नहीं निकल रहा सोने के बाद, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसको प्रैक्टिस नहीं बनानी, जैसे कि कुछ फार्मर ऐसा करते हैं कि उस जो भैंसों वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि हर वक्त जो है वो ऑक्सीटोसिन लगाते हैं हर चवाई के ऊपर। ये नहीं करना, इसको प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं बनानी। सिर्फ ऐसे एनिमल में यूज़ करें, क्लिनिकली यूज़ करें, इसे मसले वाले जानवर में जिसका दूध नहीं आ रहा एक आध बार यूज़ करें ताकि उसका दूध मिल्क लेट डाउन हो जाए, फिर जो है वो उसे नॉर्मल मिल्किंग पे रखें आप। इसके अलावा जो है इसकी जो डोज़ है वो मैंने आपको बता दी है, 5 ml इसकी डोज़ बनती है, तो वो आप यूज़ करें। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है जी HCG, इसे हम कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये हार्मोन जो है ये वैसे तो इंसानों के अंदर ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट है, लेकिन रिसर्च से ये साबित हुआ है कि जानवरों के अंदर, गायों के अंदर भी इसका इफ़ेक्ट है। तो ये एक प्रिपरेशन आप देख रहे होंगे, IVFC के नाम से भी मिलता है ये, इसके अलावा प्रीसेज के नाम से भी मिलता है। ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है। तो इसका जो है ये यूज़ किस लिए होता है, ये यूज़ होता है, ये भी GnRH की तरह की एक्टिविटी दिखाता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ओवुलेशन के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन ओवुलेशन के लिए अगर आप GnRH यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। सिस्ट के अंदर इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अगर कोई चीज़ आपको जो है वो अगर इफ़ेक्ट नहीं दे रही तो आखिर में सिस्ट के अंदर जो आप यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है। ये IVFC या HCG जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और AI के बाद अगर एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी को कम करना चाहते हैं या फिर प्रोजेस्टेरॉन की कमी है, कॉर्पस ल्यूटियम की फंक्शनिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें भी आप जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हार्मोन है वो 2 हार्मोन है। एक आता है PMSG जिसे हम प्रेग्नेंट मेयर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, या इसे हम ECG भी कहते हैं, और दूसरा है जी FSH हार्मोन। तो ये हार्मोन यूज़ होते हैं ज़्यादातर सुपर ओवुलेशन के लिए। आपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का नाम सुना होगा। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में क्या करते हैं कि इन वीवो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में
एक जो ओवरी होती है वहाँ से मल्टीपल फॉलिकल्स जो हैं वो निकालते हैं, ओवुलेट करते हैं, ज़्यादा अंडे खारिज करवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ले सकें उस एनिमल से। तो वो ज़्यादा अंडे खारिज करवाने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें फॉलोट्रोपिन भी आता है, स्टिम्यूफोल भी आता है FSH के अंदर, तो वो यूज़ हो सकता है। इनकी डोज़ डिक्रीजिंग डोज़ होती है, वो एक लंबा टॉपिक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी उसमें टॉपिक में कवर करेंगे। तो मैक्सिमम जो क्लिनिकली यूज्ड हार्मोन्स हैं वो यही हैं। कुछ हैं ये हम इन्हें हार्मोन्स तो नहीं कहते, लेकिन ये क्या है कि ये एडिटिव्स हैं, एक किस्म के कुछ सप्लीमेंट हैं जो कि रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। तो इनका भी हार्मोन्स के साथ ही हम इस्तेमाल करते हैं ताकि एनिमल का जो है वो हीट में आना जो है उसको मैक्सिमाइज़ कर सकें। इसके अलावा एनिमल के जो कंसेप्शन रेट है उसको बढ़ा सकें। तो इसमें ये सैलिवेट है, सैलिवेट इसमें सेलेनियम और विटामिन ई होता है। सेलेनियम और विटामिन ई रिप्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है। इसकी जगह वी सेल भी आता है, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के हैं ये। तो ये क्यों इस्तेमाल होता है? ये अक्सर एनिमल जो हीट में नहीं आते उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। हीफर्स जो बार बार रिपीट करती हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये जो अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी मैंने आपको बताई थी उसके लिए भी ये यूज़ होता है। जो मैं प्रोजेस्टेरॉन का मैंने बताया था कि एनिमल में यूज़ होता है प्रोजेस्टेरॉन एनिमल को हीट में लाने के लिए, अगर ओवरी इनएक्टिवेट हो तो उसमें सैलिवेट के साथ इस्तेमाल करें और ये डेल्माविटाल के साथ इस्तेमाल करने ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। इसी तरीके अगला डेल्माविटाल है। इसकी कोई और नेम बदल मेरे ख्याल में कोई नहीं है, मुझे नहीं मिला। इसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है, तो साथ में इसके अंदर जो है विटामिन ई भी होता है। तो इसका भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट है ओवरीज़ के ऊपर। तो ये भी एनिमल अगर हीट में ना आ रहा हो, रिपीट कर रहा हो, तो उसके अंदर यूज़ किया जा सकता है। इवन कुछ लोग तो जो ओवरसिंक प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं उनके शुरू पे 0 डे पे डेल्माविटाल भी लगाते हैं, डेलमेरालिन के साथ या कॉन्सेप्टाल के साथ। नेक्स्ट जो है वो विटामिन AD3E है। इसका भी रिप्रोडक्शन पे अच्छा रोल है। हीफर्स के अंदर काफ़ी अच्छा रोल है, जो हीफर्स हीट में नहीं आती और रिपीट करती हैं उसके अंदर भी यूज़ हो सकता है। इसी तरीके ओवरीज एक्टिवेट नहीं होती एनिमल की, तो उसके अंदर भी विटामिन AD3E जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये जी एक ओवरव्यू था डिफरेंट हार्मोन्स का और उनके क्लिनिकल यूजेस का, कि वो किस लिए यूज़ होते हैं और उनकी क्या डोजेज़ हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित होगी। इंशाल्लाह ऐसी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।